नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टिकटॉक यूसी ब्राउज़र सहित चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के साथ सीमा विवाद के चलते भारत ने ये कड़ा कदम उठाया है। और आपको बता दें, ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब चीन ने लगातार भारत की सीमा पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है और पाकिस्तान के साथ मिलकर स्कार्डू जो एयरबेस है पीओके में, वहाँ से भारत पर हमला करने की ताक में बैठा है। ऐसे समय में चीन की कमर तोड़ने के लिए उसकी आर्थिक तंत्र पर भारत का ये ज़बरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक है। आपको बता दें कि सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप्स को देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए प्रतिबंध का ये फैसला लिया है। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरइट, हेलो, वीगो वीडियो, यूसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री, एमआई वीडियो कॉल, शाओमी वीडियो, बहुत सारे इस तरह की यूसी न्यूज़ जैसे मशहूर ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप्स के ब्लॉक होने का मतलब है कि अब भारतीय यूज़र्स इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ना ही चीन भारतीय यूज़र्स के चलते भारत की जो लोकेशंस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं और मैप्स हैं उन्हें अब इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जिसका इस्तेमाल वो भारत से युद्ध के समय पर कर सकता था। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा कि वह भारत के फैसले से चिंतित है और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। दरअसल चीन की इस के बाद हालत ख़राब हो गई है। भारत ने जो ये फैसला लिया उसके बाद से चीन के अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त गिरावट आई है। चीन के बहुत सारे शेयर मार्केट में उथल पुथल हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ के जो शेयर हैं बहुत सारे धड़ाम करके नीचे गिर गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है कि चीन की सरकार हमेशा अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों का अनुपालन करने के लिए कहती है। निवेशकों के हितों की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। यह पैटर्न भारतीयों के हित में भी नहीं है। और ये कहकर वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो ये कहना चाहता है कि भारत अगर इस तरह से ऐप्स को या बिजनेसेस को अपने देश से ख़त्म करेगा तो ये भारत के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका भी यहाँ पर आ जाए तो हम उससे भी दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। दरअसल किसी भी चीनी कंपनी को पहले भारत की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। अगर वह भारत में आकर बिजनेस कर रही है तो वह यह सोचकर आए कि उसको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है अगर वो देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा। दरअसल किसी भी देश को भारत में बिजनेस करने दिया जाने का मौका सिर्फ इसी शर्त पर दिया जाता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका जितना भी खतरा होगा उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। तो अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसके लिए नुकसान आपको खुद ही भुगतना होगा। अब भारत सरकार की तरफ से 59 चाइनीज़ ऐप्स के बैन किए जाने से चीन में हड़कंप मच गया है। चीन के वाइबो सोशल मीडिया पर भारत की तरफ से लगाया गया बैन ट्रेंड कर रहा है और हैशटैग इंडिया बैन्स 59 चाइनीज़ ऐप्स नाम से बना हैशटैग वाइबो पर कल से ही ट्रेंड कर रहा है और चीन के लोग सोशल मीडिया पर भारत के लिए गए फैसले से परेशान दिख रहे हैं। लेकिन इसका बदला चीन किस तरह से लेने वाला है उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब उसने भूटान की एक नई ज़मीन पर अपना दावा ठोका है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिलिंग की 58वीं बैठक के दौरान बीजिंग ने भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य यानी कि एक वाइल्ड सेंचुरी है उसकी ज़मीन को विवादित बताते हुए इसकी फंडिंग का विरोध किया है। हालांकि भूटान ने चीन की इस चाल पर कड़ा विरोध जताया है। उसका कहना है कि अभयारण्य की ज़मीन हमेशा से उसकी थी और आगे भी रहेगी। चीन भले ही ज़मीन के विवादित होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य की जो ज़मीन है उसको लेकर कभी भी कोई विवाद हुआ ही नहीं था। दरअसल भूटान और चीन के बीच सीमांकन नहीं हुआ है। जैसे भारत और चीन के बीच में कुछ जगहों पर सीमांकन नहीं है, ठीक इसी तरह से भूटान और चीन के बीच में सीमांकन नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा हर जगह चीन जो है उठाने की कोशिश करता है। बीजिंग उसका लाभ उठाने की फिराक में है और भूटान ने चीन की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसने चीनी प्रतिनिधि को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो भूटान का अभिन्न और संप्रभु अंग है। गौर करने वाली बात यह है कि सक्तेंग अभयारण्य कभी भी ग्लोबल फंडिंग का हिस्सा नहीं रहा है। पहली बार जब यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक परियोजना के रूप में सामने आया तो चीन ने मौके को लपक लिया और ज़मीन हड़पने के लिए अपना दावा ठोक डाला। दरअसल ये जो चीन है ठीक उसी बिल्डर की तरह या भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। जिसे किसी भी जगह पर कोई ज़मीन खाली मिलती है तो वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और जब वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो लोग उस जगह से अपनी दूरी बनाने लगते हैं और धीरे धीरे उस ज़मीन पर वो भूमाफिया कूड़ा साफ़ करके अपनी एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर देता है। ठीक इसी तरह से जो है
चीन भी काम कर रहा है और इसे कहते हैं लैंड जिहाद। अब ये लैंड जिहाद जो है ये चीन करने लगा है। अब हालांकि चीन के पास विरोध के बावजूद काउंसिल के अधिकांश सदस्य जो हैं उनके द्वारा परियोजना को मंजूरी मिल गई है, लेकिन काउंसिल में जहां चीन का प्रतिनिधि है वहीं भूटान का अपना कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं है। उसका नेतृत्व भारत की वरिष्ठ IAS अधिकारी अपर्णा सुब्रमणी जो है वो करती हैं, जो विश्व बैंक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की भी प्रभारी हैं। सोचिए कि विश्व बैंक में नेपाल और श्रीलंका और मालदीव की जो है प्रभारी जो है कौन है, यानी उसका प्रतिनिधित्व खुद भारत के जो है ऑफिसर करता है। बावजूद इसके भी कुछ देश जो हैं वो इतने बेशर्म हैं कि वो भारत से ही झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे पहले 2 जून को जब परियोजना वार चर्चा हो रही थी तब काउंसिल के चीनी प्रतिनिधि जोंगजिंग वांग ने भूटान की परियोजना पर आपत्ति जताई थी और उस वक्त अपर्णा सुब्रमणी ने कहा था कि इस दावे को चुनौती दी जा सकती है और भूटान के स्पष्टीकरण के बिना इस पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। इस मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई और अधिकांश सदस्यों ने चीन के विरोध के बावजूद भूटान की परियोजना को मंजूरी दे दी। तो वहीं चीन और नेपाल से चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने भूटान से संबंधों को मजबूती देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है और दोनों देशों के बीच संयुक्त उपक्रम वाली 600 मेगावाट की खोलोंगछू पनबिजली परियोजना के करार पर दस्तखत किए हैं। सोमवार को हुए दस्तखत के साथ ही इसके निर्माण और अन्य कार्यों का रास्ता साफ हो गया। इस परियोजना के साथ ही भूटान में पहले जॉइंट वेंचर की शुरुआत हो गई और यह समझौता भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और भूटान की ड्रू ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर समझौते के हस्ताक्षर समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक हुए। उन्होंने करार पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि करार पर हस्ताक्षर से भारत और भूटान के बीच पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण और अन्य गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। साथ ही भूटान में आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर भूटान के विदेश मंत्री तांदी दोरजी ने कहा कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट परस्पर फायदेमंद द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पनबिजली परियोजनाएं दोनों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगी, हमारे लिए समृद्धि लाएंगी और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेंगी। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक बड़ी खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि असम के बहुत सारे किसान जो हैं वो पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं और भूटान उन्हें पानी नहीं दे रहा है, जबकि ये एक बहुत ही बड़ी झूठी और नकली खबर थी जिसको जानबूझ के वामपंथी मीडिया ने फैलाया था और वो ऐसा चाहता था कि भूटान और भारत के जो रिश्ते हैं उन्हें ख़राब किए जा सके ताकि उसका फ़ायदा जो है चीन उठा ले। राजनीतिक लोगों ने खुद बताया कि जो भूटान है उसने ऐसी कोई ऐलान नहीं किया है कि जो है भारत को पानी ना दिया जाए या उसकी नदियों से पानी भारत के किसानों तक ना पहुंचे। अब उसी के उल्टे भारत ने बल्कि भूटान के साथ संधियां करके भारत को बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। इस प्रोजेक्ट के बाद खोलोंगछू से सालाना लगभग 2568.88 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है और भूटान में भारतीय राजदूत रुचिरा काम्बोज ने इस तरह की पिछली परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मौजूदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट दर्शाता है कि भारत और भूटान मजबूत द्विपक्षीय संबंध रखते हैं और एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। गौरतलब है कि भूटान के चूका कुरिछू, ताला और मंगदेछू में भी इस तरह की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भूटान के महाराज और भारत के प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के पक्षधर हैं और यह 7वीं पनबिजली परियोजना इसका उदाहरण है। भारत ने हाल ही में 720 मेगावाट के मंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को पूरा किया था। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि भारत लगातार नेपाल के साथ साथ भूटान की भी मदद करता था। नेपाल को तो अब आप छोड़ दीजिए, लेकिन भूटान को हर समय भारत जो है संरक्षण भी देता था। तभी तो आपको याद होगा कि 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तब भारत ने भूटान की ज़मीन को बचाने के लिए अपने सैनिकों को वहाँ पर पहुँचाया था और भूटान को सुरक्षा प्रदान की थी चीन से। लेकिन चीन अब इस पूरी प्लानिंग में है कि किसी भी तरह से भारत के साथ साथ इस बार भूटान का भी बहुत सारा हिस्सा जो है कब्जा लिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि भूटान के साथ भारत हर समय खड़ा है और उसको पूरी तरह से सुरक्षा मिलने निश्चित है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो चीन की ऐसी चालों को नाकाम करना भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि चीन जो है
इस तरह के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में बहुत ही माहिर है और लगातार भारतीय लोगों और भूटान के लोगों के बीच में एक वॉर छेड़ के उनके दिमाग में इस तरह की बातें डाल देना चाहता है, ऐसे प्रोपेगेंडा डाल देना चाहता है ताकि भूटान और भारत के संबंध बिगड़ जाएं। लेकिन हम ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करके भूटान और भारत के बीच में जो संबंध है उनको और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।